हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का 14वां लेक्चर आज देखेंगे, जिसमें हम परागण के अभिकर्मक या कारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग परागण के प्रकार के बारे में देख चुके हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मीन्स जैसे ट्रिक बताए थे, एक पौधे में दो कंडीशन हो सकती है, जिसमें हम लोग ले सकते हैं एक पुष्प और दूसरा दो पुष्प, उसी पौधे के दो पुष्प। तो यहाँ कंडीशन ये आती है, जब एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। और अगर किसी एक पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाएगा तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। नेक्स्ट है परपरागण। परपरागण मीन्स यानी इसमें हम उसी जात के दो पौधों को देखेंगे। किसी एक पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। अब यहाँ कंडीशन ये होती है, जो परागकण होता है वो कैसा होता है? अचल होता है। कैसा होता है? अचल होता है। अर्थात ये वर्तिकाग्र तक कैसे जाएगा? किसी कारक की उपस्थिति में जाएगा। इन्हीं कारक के आधार पर आज हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चरों में बताया गया है कि जो परागण के अभिकर्मक या कारक होते हैं वो दो प्रकार से हम उनको बांट सकते हैं। पहला अजैविक कारक, और दूसरा है जैविक कारक। अजैविक की बात करें तो अजैविक में एक वायु हो जाएगा, दूसरा जल। तो वायु द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक जाएंगे, अर्थात इसे हम वायु परागण कहेंगे। और वायु परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनेमोफिलस कहते हैं या एनेमोफिली कहते हैं। जल परागण यानी जल द्वारा परागण हो तो इसे हम जल परागण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जैविक कारक में यहाँ किसके द्वारा होगा? जंतुओं द्वारा परागण होगा, जिसे हम जूफिली कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर कीट द्वारा परागण होता है तो उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। अगर यही पक्षी द्वारा परागण होता है तो उसे हम आर्निथोफिली कहते हैं। और जब चमगादड़ द्वारा तो इसे हम कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। और अगर घोंघे द्वारा परागण होता है तो इसे मेलेकोफिली कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम अजैविक कारक के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें वायु और जल आएगा। तो हम बात करते हैं वायु और जल द्वारा जब परागण होगा तो ये एक संयोग की घटना होगी। ये एक संयोग की या संयोगात्मक घटना होगी, जिसमें यह अजैविक कारक अर्थात वायु और जल द्वारा अगर परागण की क्रिया होगी तो ये संयोगात्मक एक घटना होगी, जिसमें परागकण
परागकण केवल संयोगवश वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस कारण से परागकण इनमें अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और अधिक मात्रा में ही इनका नुकसान, या मान के चलिए अधिक मात्रा में ही ये नष्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अजैविक कारक द्वारा जो परागण होता है उसमें अधिक ऊर्जा नष्ट होती है या अधिक परागकणों का ह्रास होता है। और हम देख सकते हैं कि अजैविक परागण में जो पुष्प होते हैं उनको रंगीन होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सुगंध देने की आवश्यकता नहीं है और मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण इससे कुछ ऊर्जा की बचत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायु परागण। तो देखते हैं वायु परागण नाम से दिख रहा है, वायु द्वारा परागण। परागण मीन्स क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। अर्थात अगर परागकण वर्तिकाग्र तक वायु द्वारा पहुंचते हैं तो ऐसे परागण को हम वायु परागण कहते हैं, तथा ऐसे पुष्प को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्प कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एनीमोफिलस फ्लावर कहते हैं। एनीमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो सामान्यतः अनावृत होते हैं। अनावृत अर्थात खुले होते हैं, खुले पुष्प होते हैं, जिसके कारण इनके जो पुंकेसर होते हैं वो मतलब आसानी से इनके परागकण हवा द्वारा उड़ सकते हैं या हवा के बहाव में उड़ सकते हैं तथा ये परागकण हल्के भी होंगे। ये परागकण हल्के होते हैं, छोटे होते हैं तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं। जिससे ये हवा के झोंकों के साथ ये संचारित हो सके। तो अगर हम देख लें वायु परागण, तो ये अजैविक में सबसे सामान्य परागण होता है। ये सर्वाधिक सामान्य परागण है। पुष्पों के बारे में और देख लेते हैं। इनके पुष्प सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इन पुष्पों को ना तो आकर्षक होने की जरूरत है, अर्थात रंगीन होने की जरूरत नहीं है, ना तो इन्हें खुशबू देने की जरूरत है और ना तो इन्हें मकरंद देने की जरूरत है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर हम परागकण की बात करें तो परागकण, चूंकि वायु परागण जो होता है ये एक दिशाहीन परागण होता है। दिशाहीन परागण होता है, जिसके कारण जो परागकण होते हैं, परागकण की अधिक मात्रा में हानि होती है। परागकण की
अधिक मात्रा में इसमें हानि होती है। और अगर हम इसके स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर में जो वर्तिकाग्र होगा, चूंकि हवा द्वारा परागकण उड़ रहे हैं तो वर्तिकाग्र जो होगा ये हेरी लाइक होने चाहिए, यानी रोमिल होने चाहिए, हेरी होने चाहिए, पिच होने चाहिए यानी फीदरी होने चाहिए, फीदर लाइक होने चाहिए, तथा चिपचिपे होते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपे होते हैं, जिससे ये वायु द्वारा जो उड़ रहे हैं परागकण, वायु में जो परागकण हैं उनको आसानी से आबद्ध कर सकें। जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्पों में सामान्यतः एक बीजांड पाए जाते हैं, तथा अगर हम पुष्पक्रम की बात करें, वायु परागित पुष्प के पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ पाए जाते हैं। यहाँ हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मक्के का, जैसे मक्का अगर आप लोग मक्का देखे होंगे ये मक्का है, तो मक्के के ऊपर ऐसे हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हिंदी में फुदना कहते हैं या टैसल्स कहते हैं। तो ये एक्चुअल में और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, अर्थात ये स्त्री केसर का ही भाग होते हैं जो हवा में ऐसे झूमते रहते हैं तथा परागकण को आसानी से ये पकड़ लेते हैं। अगर हम घास की बात करें तो घास में सामान्यतः वायु परागण ही होता है। तो ये कुछ डिस्कशन हुआ वायु परागण के बारे में। वायु परागण जिसे इंग्लिश में एनीमोफिली कहते हैं, वायु द्वारा परागकण की क्रिया वायु परागण कहलाती है, और इसके द्वारा जिन पुष्पों में वायु परागण होता है उन्हें हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं तथा इन्हें ना तो रंगीन होने की ज़रूरत है, ना तो खुशबू देने की ज़रूरत है, ना तो इन्हें मकरंद उत्पन्न करने की ज़रूरत है। और ये कैसे पुष्प होते हैं, ये अनावृत होते हैं अर्थात खुले होते हैं, ताकि इनके पुंकेसर में जो लगे परागकण हैं ये हवा के बहाव से आसानी से उड़ सकें। ये परागकण हल्के होते हैं, छोटे होते हैं तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं। चूँकि वायु परागण जो होता है ये दिशाहीन परागकण होता है, जिसके कारण इसमें ज़्यादातर परागकण की हानि होती है, तथा इसके जो वर्तिकाग्र होते हैं ये रोमिल होते हैं, पिच होते हैं तथा चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण जो वायु में जो परागकण हैं उनको ये आसानी से पकड़ सकें। जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें सामान्यतः एक बीजांड पाया जाता है। अगर हम इसका पुष्पक्रम देखें तो इनके पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मक्का में ये जो बाल टाइप के जो संरचना दिख रहे हैं इन्हें हम फुदना कहते हैं, जैसे इंग्लिश में टैसल्स कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है तथा ये पार्ट क्या होता है, ये वर्तिका होता है। क्या होता है, वर्तिका होता है, अर्थात ये स्त्री केसर वाला पार्ट होता है। और अगर हम घास की बात करें तो घास में कौन सा परागकण होता है, कौन सा परागण होता है, वायु परागण होता है। इसके बाद हम दूसरा अजैविक कारक जल द्वारा परागण देख लेते हैं, जिसे हम जल परागण कहते हैं, इंग्लिश में से हाइड्रोफिली कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है, जल द्वारा
परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है? जल परागण कहलाता है। और ऐसे पुष्पों को हम जल परागित पुष्प कहते हैं। तो पुष्पीय पौधों में जो ये जल परागण है, पुष्पीय पौधों में जल परागण ये काफी दुर्लभ होता है। दुर्लभ मीन्स बहुत कम होता है। ये केवल 30 वंशों तक ही सीमित है, यानी लगभग केवल 30 जनरा में जल परागण होता है। अगर हम निम्न वर्गों की बात करें, जो निम्न पादप हैं, जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इन सब में जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, इनका परिवहन जल द्वारा ही होता है, जल द्वारा होता है। जबकि पुष्पीय पौधों में ये काफी दुर्लभ देखा गया है। यहाँ तक हम ये देखते हैं कि 30 वंशों के अतिरिक्त जो अन्य जलीय पौधे हैं, जो जलीय पौधे भी हैं, उनमें जल परागण नहीं होता। जैसे जलकुंभी ले लेती, जलकुंभी ले लीजिए। इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। वाटर लिली ले लीजिए, वाटर लिली। ये सब ऐसे जलीय पौधे हैं जिनमें जल परागण नहीं होता। इन पौधों में या तो कीट परागण होता है या वायु परागण होता है। जो ये जल परागण होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम अधिजल परागण कहते हैं, अधिजल परागण, एपीहाइड्रोफिली कहते हैं इंग्लिश में से, एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। तो यहाँ एपी शब्द है, एपी मीन्स क्या होता है? ऊपर, अर्थात जल की सतह पर परागण होगा, जल की सतह पर इसमें परागण होना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये चित्र दिख रहा है, ये वेलिसनेरिया का है, वेलिसनेरिया है, जो कि जलीय पौधा है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये मादा पुष्प दिख रहा है, ये मादा पुष्प जो कि अति कुंडलित इसका और लंबा पुष्पवृंत पाया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं उदाहरण वेलिसनेरिया का, वेलिसनेरिया। ये वेलिसनेरिया जो पौधा होता है, ये एक लिंगाश्रयी पौधा होता है, एक लिंगाश्रयी पादप होता है। अर्थात इसके जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें नर एवं मादा, इनके जो नर एवं मादा पुष्प हैं वो दोनों जल के अंदर ही होते हैं। लेकिन जनन के दौरान नर पुष्प परिपक्व होकर
जल की सतह पर तैरने लगता है, जल की सतह पर तैरने लगता है। जैसे कि ये चित्र द्वारा दिखाया गया है, ये जल की सतह है। ये नर पुष्प परिपक्व होकर ये जल की सतह पर आ जाता है और जल की सतह पर तैरने लगता है। अब मादा पुष्प की बात करें, जो मादा पुष्प होता है, इसका जो पुष्पवृंत होता है, पुष्पवृंत ये लंबा होता है तथा अति कुंडलित होता है, अति कुंडलित होता है। और जनन के समय ये भी प्यालेनुमा मादा पुष्प, ये प्यालेनुमा मादा पुष्प लंबे पुष्पवृंत की सहायता से ये जल की सतह पर आ जाते हैं। ये भी जल की सतह पर आ जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये एक मादा पुष्प है जिसमें ये पुष्पवृंत दिख रहा है जो कि अति कुंडलित है, और परिपक्व अवस्था में जनन के समय ये पुष्पवृंत की सहायता से ये जल स्तर पर या जल की सतह पर आ जाते हैं। अब जल की सतह पर नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी। तो ये एक संयोग मात्र है कि जब ये नर पुष्प निषेचन के समय ये मादा के पास चला जाता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन के बाद की जो भी अवस्थाएं हैं, निषेचन के बाद की जो भी अवस्थाएं हैं, ये सब जल के भीतर ही होती हैं, जल के भीतर होती हैं। अर्थात ये जो मादा पुष्प है, इसका पुष्पवृंत कुंडलित होकर जल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं आदिजल परागण में, आदिजल परागण जिसे इंग्लिश में एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। एपी मीन्स ऊपर, अर्थात यहाँ जो परागण होना है ये जल की सतह पर होना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वेलिसनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग एनसीईआरटी में ये चित्र दिया गया है। तो जो वेलिसनेरिया होता है ये एक लिंगा से ही पादप होता है, अर्थात ये इसका पुष्प कैसा होता है, एक लिंगी होता है। ये जो नर और मादा पुष्प हैं, जो नर व मादा पुष्प हैं, ये स्टार्ट में जल के अंदर ही रहते हैं, जिसमें से जनन के समय नर पुष्प परिपक्व होकर जल की सतह पर तैरने लगता है। अगर हम मादा पुष्प की बात करें तो मादा पुष्प का जो पुष्पवृंत है ये अत्यधिक लंबा होता है और अति कुंडलित होता है, और जनन के समय ये प्यालेनुमा मादा पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। और एक संयोग मात्र से, एक संयोगात्मक रूप से, जैसे स्टार्ट में ही बताया गया, संयोग बस ही ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये क्या है, नर पुष्प है जो प्यालेनुमा मादा पुष्प में गिर जाते हैं, जिससे निषेचन संपन्न होता है। और निषेचन के बाद जो सारी प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, जल के भीतर ही होती है। अधोजल परागण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। यहाँ शब्द आया हाइपो, हाइपो शब्द कभी भी आता है साइंस में तो हाइपो मीन्स क्या होता है, नीचे, अर्थात यहाँ जल के अंदर ही परागण प्रक्रिया संपन्न होनी है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समुद्री घास, जैसे जोस्टेरा, इसमें जो मादा पुष्प है वो जल की सतह के ठीक नीचे ही पानी में डूबा रहता है। जो मादा पुष्प है ये जल की सतह के नीचे रहता है, जबकि जो इसके पराग कण
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका जो पराग कण होता है वो कैसा होता है, ये लंबे फीते जैसी संरचना होती है। यानी समुद्री घास, इसका जो पराग कण होता है कैसा होता है, लंबे फीते नुमा संरचना होती है, जो जल के अंदर ही ये मुक्त होते हैं और जल के अंदर ये निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं और संयोगवश ये वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। तो आज हम लोगों ने वायु परागण और जल परागण अजैविक कारक के रूप में हम लोगों ने देखा। तो आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जंतु परागण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।